आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बनने की कहानी में गहरे उतरेंगे जो हमारे चारों ओर है, पर हम शायद ही सोचते हैं कि ये बनती कैसे है। पॉलीप्रोपाइलीन, या जिसे हम आमतौर पर पीपी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसकी पूरी जो उत्पादन प्रक्रिया है उसका एक काफी विस्तृत नक्शा, मतलब एक डायग्राम है, और उससे जुड़ी जानकारी भी है। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये प्लास्टिक, जो मतलब बच्चों के खिलौनों से लेकर हमारी कारों के हिस्सों और खाने की पैकिंग तक में है, आखिर एक गैस या तरल जैसे कच्चे माल से ठोस छोटे छोटे दानों तक का सफर कैसे तय करता है। ये पूरी कहानी क्या कहते हैं, शुरू कहां से होती है। सही। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की परतों को खोलकर देखते हैं। हम समझेंगे कि कैसे प्रोपाइलिन, जो शुरू में एक गैस या तरल होता है, किन चरणों से गुजरकर एक ठोस प्लास्टिक बन जाता है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जी। प्रक्रिया किन्हीं हिस्सों में बटी है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। कच्चा माल यानी फीड, फिर रिएक्शन, उसके बाद शुद्धिकरण, फिर एक्सट्रूजन मतलब प्लास्टिक को आकार देना, और आखिर में तैयार उत्पाद को संभालना। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहले कदम से, फीड सेक्शन से। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहीं से सब कच्चा माल आता है। स्रोत बताते हैं कि बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें पॉलीमर ग्रेड प्रोपाइलीन जमा होता है। ये पॉलीमर ग्रेड, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये किसी खास तरह की शुद्धता की तरफ इशारा है? बिल्कुल सही। पॉलीमर ग्रेड का मतलब ही है कि ये प्रोपाइलीन बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, करीब 99.5% या उससे भी ज्यादा शुद्ध। अच्छा। और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि देखिए, जरा सी भी अशुद्धि, जैसे सल्फर हो या पानी की थोड़ी सी भी मात्रा हो, वो आगे चलकर उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट के काम में दिक्कत कर सकती है। हाँ। और बनने वाले प्लास्टिक की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो हाँ, शुद्धता यहाँ मतलब बहुत ही अहम है। अच्छा, तो ये शुद्ध प्रोपाइलीन आ गया, लेकिन आपने उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का जिक्र किया। सुना है असली जादू तो वही करता है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी अलग इंतजाम होता होगा। हाँ, जादूगर तो उत्प्रेरक ही हैं। उसके लिए एक अलग फीड सिस्टम होता है। इसमें मुख्य उत्प्रेरक, जो अक्सर जिगलर नट्टा टाइप का होता है, और एक सह उत्प्रेरक जैसे ट्राइएथिल एल्यूमिनियम या छोटे में TEA, इनके लिए अलग अलग टैंक होते हैं। जिगलर नट्टा। हाँ, ये नाम उन वैज्ञानिकों के नाम पर है जिन्होंने इसे खोजा था, और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अरे वाह! यही उत्प्रेरक वो चाबी है जो प्रोपाइलीन अणुओं के ताले खोलकर उन्हें लंबी चेन में जोड़ता है। दिलचस्प नाम है। और ये सह उत्प्रेरक TE, इसका क्या काम है? मतलब मुख्य उत्प्रेरक काफी नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अकेले जिगलर नट्टा उत्प्रेरक काम तो करता है, पर उतना असरदार नहीं होता। TEA जैसा सह उत्प्रेरक उसकी सक्रियता मतलब उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा। आप सोचिए कि ये मुख्य कलाकार का एक जरूरी सहायक है, जिसके बिना शो उतना जबरदस्त नहीं होगा। इन दोनों को बहुत सावधानी से नापकर एक खास बर्तन में, जिसे उत्प्रेरक तैयारी पात्र कहते हैं, मिलाया जाता है और सक्रिय किया जाता है। ये सक्रियण मतलब एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, तभी उत्प्रेरक अपना काम शुरू कर पाता है। यानी पूरी तैयारी के साथ। जी। फिर आगे क्या होता है? हाँ, तो इस सक्रिय उत्प्रेरक मिश्रण को फिर तरल प्रोपाइलीन की धारा के साथ मिलाया जाता है, और इस मिश्रण को रिएक्टर में भेजने से पहले सही तापमान तक गर्म करते हैं ताकि प्रतिक्रिया तुरंत और सही ढंग से शुरू हो सके। समझ गया। अगर आप डायग्राम देखें तो उसमें नीली लाइनें प्रोपाइलीन के आने और वापस रिसाइकल होने वाले फ्लो को दिखाती हैं, जबकि लाल लाइन खास तौर पर उत्प्रेरक के रास्ते को दिखा रही है। समझ गया। तो अब कच्चा माल तैयार है, उत्प्रेरक भी तैयार है। अब आता है प्रक्रिया का दिल, रिएक्शन सेक्शन। स्रोत बताते हैं कि यहाँ पॉलीमराइजेशन रिएक्टर होता है, जो अक्सर एक लूप रिएक्टर होता है। ये नाम सुनने में अजीब है, लूप रिएक्टर। ये कैसा होता है और यही क्यों इस्तेमाल होता है? लूप रिएक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ट्यूब या पाइप के लूप जैसा होता है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर तेजी से घूमता रहता है। अच्छा। इसे इस्तेमाल करने की खास वजह है इसकी बेहतरीन हीट ट्रांसफर क्षमता, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ये रिएक्शन गर्मी पैदा करती है, और लूप डिजाइन उस गर्मी को जल्दी और असरदार तरीके से निकालने में मदद करता है। रिएक्टर पूरी तरह से तरल प्रोपाइलीन से भरा होता है, और यहीं पर उत्प्रेरक अपना जादू चलाता है। अच्छा, तो यही वो कदम है जहां गैस या तरल असल में ठोस प्लास्टिक बनना शुरू होता है। ये होता कैसे है?
बिल्कुल, रिएक्टर के अंदर मतलब एक तय तापमान और दबाव की स्थिति में सक्रिय उत्प्रेरक प्रोपाइलीन के छोटे छोटे अणुओं मॉलिक्यूल्स को पकड़कर एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर देता है। ये अणु जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाते हैं और यही चेन मिलकर पॉलीप्रोपाइलीन के ठोस कण यानी पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये कण शुरू में उसी तरल प्रोपाइलीन में तैरते रहते हैं। आप समझ लीजिए जैसे पानी में रेत के कण तैरते हैं। और ये सब अपने आप होता रहता है या इसे मतलब हिलाना डुलाना भी पड़ता है? नहीं नहीं, हिलाना डुलाना बहुत जरूरी है। रिएक्टर में एक एजिटेटर या मिक्सर लगा होता है जो इस मिश्रण को लगातार चलाता रहता है। अच्छा। इससे दो फायदे हैं। एक तो सभी कण और उत्प्रेरक अच्छे से मिक्स होते रहते हैं। दूसरा, जो गर्मी पैदा हो रही है वो पूरे रिएक्टर में एक समान रूप से फैलती है और कहीं भी मतलब बहुत ज्यादा तापमान जमा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, ये प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें गर्मी निकलती है और काफी गर्मी निकलती है। गर्मी निकलती है तो क्या रिएक्टर के ज्यादा गर्म होने का खतरा रहता है? इसे कैसे काबू में रखते हैं? ये तो एक बड़ी चुनौती लगती है। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है और इसे काबू में रखना बेहद जरूरी है। यहीं पर वो लूप रिएक्टर का डिजाइन और एक गैस रीसाइकिल कंप्रेसर काम आते हैं। अच्छा। प्रक्रिया में आगे एक फ्लैश टैंक होता है जहां से बिना प्रक्रिया वाला प्रोपाइलीन वाष्प वेपर बनकर उड़ता है। इसी वाष्प को कंप्रेसर पकड़ता है, उसे दबाकर मतलब कंप्रेस करके और ठंडा करके यानी कंडेंस करके वापस तरल बनाता है और फिर इसे रिएक्टर के इनलेट में वापस भेज देता है। तो ये रिसाइकलिंग सिर्फ कच्चा माल बचाने के लिए नहीं है? नहीं नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ठंडा तरल प्रोपाइलीन जब वापस रिएक्टर में जाता है तो वो रिएक्शन से पैदा हो रही फालतू गर्मी को सोख लेता है, जिससे तापमान कंट्रोल में रहता है। अच्छा। साथ ही ये रिएक्टर में दबाव बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये रिसाइकल लूप तापमान नियंत्रण, दबाव नियंत्रण और कच्चे माल की बचत तीनों काम करता है। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कच्चा माल एक तरफ से आता रहता है, रिएक्शन होता रहता है और पॉलीमर दूसरी तरफ से निकलता रहता है बिना रुके। वाह, ये तो काफी जटिल लेकिन कुशल प्रणाली लगती है। ठीक है, तो रिएक्टर में प्लास्टिक बन गया, लेकिन जैसा आपने बताया ये अभी भी तरल प्रोपाइलीन और उत्प्रेरक के अवशेषों के साथ मिला हुआ है। अब चुनौती ये है कि इसे अलग और साफ कैसे किया जाए। यहाँ आता है शुद्धिकरण सेक्शन। सही कहा। रिएक्टर से निकलने वाले इस गाढ़े मिश्रण को, जिसे स्लरी कह सकते हैं, एक बड़े टैंक या बर्तन में भेजा जाता है जिसे फ्लैश टैंक या सेपरेटर कहते हैं। यहाँ एक बड़ा नाटकीय बदलाव होता है। नाटकीय बदलाव? वो कैसा? इस टैंक में अचानक से दबाव बहुत कम कर दिया जाता है। जैसे ही दबाव गिरता है, स्लरी में मौजूद ज्यादातर तरल प्रोपाइलीन तुरंत उबलकर वाष्प बन जाता है। इसी को फ्लैश होना कहते हैं। अच्छा। सोचिए, जैसे आपने सोडा की बोतल खोली और गैस तेजी से बाहर निकलती है, कुछ वैसा ही। ये वाष्प ऊपर उठकर अलग हो जाता है और नीचे ठोस पॉलीप्रोपाइलीन पाउडर बच जाता है। और यही वाष्प है जिसे बाद में कंप्रेस करके रिसाइकल किया जाता है, जैसा हमने अभी बात की थी। अच्छा, तो मतलब फ्लैश टैंक से काफी कुछ साफ हो जाता है, पर पूरी तरह नहीं, कुछ मिलावट रह जाती होगी? हाँ, फ्लैश टैंक मुख्य रूप से ज्यादातर प्रोपाइलीन को हटा देता है, लेकिन पॉलीमर पाउडर में अभी भी कुछ बिना प्रतिक्रिया वाले प्रोपाइलीन मोनोमर और दूसरे हाइड्रोकार्बन फंसे हो सकते हैं। और साथ ही उत्प्रेरक के कुछ निष्क्रिय अवशेष भी रह सकते हैं। अगर इन्हें हटाया न जाए तो ये अंतिम प्लास्टिक उत्पाद में गंध पैदा कर सकते हैं या उसके गुणों को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए और सफाई जरूरी है। तो इसके बाद क्या होता है इस पाउडर का? इसके बाद इस पाउडर को पहले एक स्टीम हीटेड डिगैसिंग वेसल में भेजते हैं। यहाँ भाप की गर्मी से बचे हुए हाइड्रोकार्बन को निकालने में मदद मिलती है। फिर इसे पर्ज बिन में ले जाया जाता है। यहाँ एक और चालाकी भरा तरीका इस्तेमाल होता है। वो क्या है? यहाँ गर्म नाइट्रोजन गैस को नीचे से ऊपर की ओर पाउडर के बीच से गुजारा जाता है। इसे काउंटर करंट फ्लो कहते हैं। काउंटर करंट फ्लो? हाँ, मतलब विपरीत धारा प्रवाह। ये गर्म नाइट्रोजन गैस अपने साथ बचे खुचे हाइड्रोकार्बन वाष्प को उड़ा ले जाती है, जैसे हवा गीले कपड़ों से नमी उड़ा ले जाती है। अच्छा, समझ गया। इस प्रक्रिया के अंत में हमें मिलता है एकदम शुद्ध सूखा पॉलीप्रोपाइलीन पाउडर। डायग्राम में आप देखेंगे कि हरे रंग से पॉलीमर स्लरी और पाउडर के प्रवाह को दिखाया गया है। यह शुद्धता अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के लिए नींव का पत्थर है।
समझ गया। तो अब हमारे पास साफ सुथरा पीपी पाउडर है, लेकिन ये अभी भी पाउडर जैसा है। हम जो प्लास्टिक देखते हैं वो तो दानों या दूसरी चीजों के रूप में होता है। और आपने एडिटिव्स का भी जिक्र किया था, वो कब मिलाए जाते हैं? बिल्कुल। पाउडर को अंतिम रूप देने और उसके गुणों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। यहीं पर एक्सट्रूजन सेक्शन और एडिटिव्स फीडर काम आते हैं। अच्छा, शुद्ध पाउडर में यहीं पर एडिटिव्स यानी योजक मिलाए जाते हैं। किस तरह के एडिटिव्स और क्यों मिलाते हैं इन्हें? कई तरह के एडिटिव्स होते हैं और हर एक का अपना खास काम होता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं ताकि प्लास्टिक गर्मी या हवा के संपर्क में आने पर खराब ना हो। यूवी स्टेबलाइजर्स मिलाते हैं ताकि धूप में रखने पर प्लास्टिक भंगुर ना हो जाए या उसका रंग फीका ना पड़े हाँ हाँ, जैसे बाहर रखी कुर्सियां वगैरह। जाते हैं। कभी कभी फ्लेम रिटार्डेंट यानी आग प्रतिरोधी या एंटीस्टैटिक एजेंट भी मिलाए जाते हैं। ये एडिटिव्स ही तय करते हैं कि अंतिम उत्पाद कितना मजबूत होगा, कितना लचीला होगा, उसका रंग कैसा होगा और वो किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बहुत थोड़ी मात्रा में ये एडिटिव्स प्लास्टिक के गुणों में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। यानी यहीं पर प्लास्टिक को उसकी पर्सनालिटी मिलती है। तो पाउडर और एडिटिव्स को मिला दिया, फिर इस पाउडर एडिटिव मिश्रण को फिर एक मशीन में डाला जाता है जिसे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर कहते हैं। ट्विन स्क्रू मतलब इसमें दो घूमने वाले पेच होते हैं जो एक दूसरे में फंसे हुए चलते हैं। अच्छा, ये पेच न सिर्फ मिश्रण को आगे धकेलते हैं बल्कि उसे अच्छी तरह से मिलाते भी हैं और गर्मी पैदा करके उसे पिघला देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पाउडर पिघलकर गाढ़ा तरल बन जाता है। हाँ, एक्सट्रूडर के अंदर उच्च तापमान और दबाव पर पाउडर पिघलकर एक समान गाढ़ा लावा जैसा बन जाता है। इसे फिर एक डाई प्लेट जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं के जरिए बाहर निकाला जाता है। इससे प्लास्टिक के लंबे लंबे धागे या नूडल्स जैसे स्ट्रैंड्स निकलते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे सेवई बनाने वाली मशीन से सेवई निकलती है। प्लास्टिक के नूडल्स, फिर इनका क्या होता है? इन गरम पिघले हुए धागों को तुरंत ठंडा करना होता है ताकि वो अपना आकार बनाए रखें। इसके लिए उन्हें पानी के एक कुंड मतलब वाटर बाथ से गुजारा जाता है। ठीक है। ठंडे होकर ये धागे सख्त हो जाते हैं। फिर इन्हें एक कटर या पैलेटाइजर में भेजा जाता है जो इन्हें तेजी से काटकर छोटे छोटे एक समान दानों यानी पैलेट्स में बदल देता है। यही वो दाने हैं जो प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचे जाते हैं। लेकिन ये दाने तो पानी से निकले हैं, गीले होंगे। बिल्कुल। इन गीले दानों से पानी हटाने के लिए पहले उन्हें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए तेजी से घुमाया जाता है। हाँ हाँ। फिर उन्हें फ्लूइड बेड ड्रायर में भेजा जाता है जहां गर्म हवा से उन्हें पूरी तरह सुखा लिया जाता है। डायग्राम में आप देखेंगे कि बैंगनी रंग अंतिम पॉलीप्रोपाइलीन दानों के प्रवाह को दर्शाता है। तो अब हमारे पास सूखे तैयार पीपी दाने हैं। प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? उत्पाद हैंडलिंग और पैकेजिंग। हाँ, अब ये तैयार माल है। इन सूखे दानों को अस्थायी भंडारण के लिए बड़े बड़े साइलो मतलब प्रोडक्ट स्टोरेज साइलोज में भेज दिया जाता है। ये साइलो बहुत विशाल हो सकते हैं, मतलब कई मंजिला इमारत जितने ऊंचे, जिनमें हजारों टन माल जमा हो सकता है। हजारों टन? फिर यहाँ से ग्राहकों तक कैसे पहुँचता है ये? साइलो से इन दानों को जरूरत के हिसाब से पैकेजिंग यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ इन्हें अलग अलग तरह की पैकिंग में भरा जाता है, जैसे 25 किलो के बोरे या एक टन के बड़े जंबो बैग। अच्छा। कुछ बड़े ग्राहक सीधे बल्क में खरीदते हैं, तो दानों को सीधे विशेष ट्रकों या रेल के डिब्बों में लोड कर दिया जाता है। पैक किए गए माल को फिर गोदाम में रखा जाता है, जहां से उन्हें ग्राहकों तक भेज दिया जाता है। तो ये है पूरी कहानी, एक साधारण गैस या तरल से शुरू होकर उन छोटे प्लास्टिक दानों तक पहुंचने की, जो फिर अनगिनत चीजों में ढल जाते हैं। अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें तो मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, ये एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण है। कच्चे माल की शुद्धता से लेकर उत्प्रेरक का सही चुनाव और सक्रियण, रिएक्टर में तापमान और दबाव का सटीक नियंत्रण, पूरी तरह शुद्धिकरण, सही एडिटिव्स का चुनाव और अंत में सही तरीके से दानों का निर्माण। दूसरी बात, ये एक अत्यधिक नियंत्रित प्रक्रिया है। हर चरण पे सेंसर और नियंत्रण प्रणालियां लगी होती हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि सब कुछ मानकों के अनुसार हो रहा है। सही। और तीसरी, रिसाइकलिंग का महत्व न केवल कच्चे माल को बचाने के लिए बल्कि प्रक्रिया की स्थिरता और तापमान नियंत्रण के लिए भी।
और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये एक सरलीकृत तस्वीर है और अलग-अलग कंपनियां थोड़ी अलग तकनीकें इस्तेमाल करती हैं, जैसे लायोनेल बासिल की स्फीरोपोल या ग्रेस की यूनिपोल। हाँ, ये जानना जरूरी है कि हमने जो चर्चा की है वो एक सामान्य प्रक्रिया का खाका है। असल प्लांट्स और ही जटिल होते हैं, जिनमें कई हीट एक्सचेंजर्स, पंप, वाल्व्स और बहुत विस्तृत नियंत्रण प्रणालियां होती हैं। और हाँ, दुनिया भर में पॉलीप्रोपाइलिन बनाने के लिए कई लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे आपने स्फीरोपोल और यूनिपोल का जिक्र किया। इनमें मुख्य अंतर अक्सर रिएक्टर के डिजाइन में होता है, जैसे कोई लूप रिएक्टर इस्तेमाल करता है, कोई गैस फेज रिएक्टर, या उत्प्रेरक प्रणाली में या प्रक्रिया की स्थितियों में थोड़ा फर्क होता है। इन विभिन्न तकनीकों का उद्देश्य अक्सर बेहतर दक्षता, कम लागत या फिर खास गुणों वाले पॉलीमर ग्रेड का उत्पादन करना होता है। लेकिन मूल सिद्धांत, मतलब प्रोपाइलिन मोनोमर को उत्प्रेरक की मदद से पॉलीमर में बदलना, वो सभी में एक जैसा ही रहता है। तो ये थी पॉलीप्रोपाइलिन उत्पादन संयंत्र की कार्यप्रणाली पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि अब अगली बार जब हम कोई पीपी उत्पाद देखेंगे, चाहे वो पानी की बोतल का ढक्कन हो, कार का बम्पर या बच्चों का खिलौना, तो हमें उसके बनने की इस जटिल और दिलचस्प यात्रा का कुछ अंदाजा जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक कमाल की इंजीनियरिंग है जो एक साधारण अणु को इतने उपयोगी मटेरियल में बदल देती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। हमने देखा कि एडिटिव्स और प्रक्रिया में थोड़े बदलाव, जैसे वो स्फेरिपोल या यूनिपोल तकनीक का इस्तेमाल, अंतिम उत्पाद को कितना प्रभावित करते हैं। हाँ, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इसी मूल रासायनिक प्रक्रिया में मामूली फेरबदल करके या अलग-अलग एडिटिव्स का सही मिश्रण चुनकर निर्माता उन अनगिनत प्रकार के पॉलीप्रोपाइलिन उत्पादों को बना पाते हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। सही बात है। कुछ एकदम लचीले होते हैं, कुछ बेहद कठोर, कुछ पारदर्शी, कुछ रंगीन, कुछ भारी सामान उठाने लायक मजबूत, तो कुछ हल्के फुल्के इस्तेमाल के लिए। ये सारी विविधता, ये सारे अलग अलग गुण इसी एक बुनियादी प्रक्रिया को थोड़ा थोड़ा ट्यून करके कैसे हासिल किए जाते हैं, इस पर सोचिएगा।